नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नए वीडियो में। हाल ही में खबर आई है कि मणिपुर में एक बार फिर से एथनिक वायलेंस की शुरुआत हो गई है, जहां पर इस वायलेंस की वजह से कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कुछ लोग दोबारा से घायल हुए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सबसे पहले खबर क्या है और खबर के साथ साथ मणिपुर में हिंसा का बैकग्राउंड क्या रहा है और हिंसा के कारण क्या रहे हैं, इन पर भी बात करेंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे की जो मांग की जाती है वो मांग क्या है, उसका विरोध क्यों होता है उसको भी देखेंगे। और फिर मणिपुर का जो आपका पूरा एथनिक कंपोजिशन है वो कैसा है, कौन से लोग कहाँ पर रहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो में जो है सबसे पहले हमने खबर की बात की, खबर को एक बार फिर से देख लेंगे। फिर मणिपुर में जो जातीय संरचना है, जो जो आपकी एथनिक कंपोजिशन है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे की मांग क्यों हो रही है, खासतौर पर मैती कम्युनिटी की ओर से, उसको देखेंगे। फिर इस मांग का विरोध क्यों हो रहा है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो विरोध क्यों कर रही हैं, कुकीजोम कम्युनिटीज जो हैं वो विरोध क्यों कर रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा हमारा जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसको भारतीय राजव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार देखा जाए कि यहाँ पर खबर क्या सामने आई है। तो खबर यही सामने आई है कि 4 महीने के अंतराल के बाद, 4 महीने के गैप के बाद मणिपुर में आपको एक बार फिर से हिंसा लौटती हुई नजर आई है, जहां पर कुछ संदिग्ध एक्सट्रीमिस्ट ने बेसिकली एक हाईटेक ड्रोन अटैक किया और इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बेसिकली आपका बंदूकों से हमले किए, बम से हमले किए गए और इसमें 2 लोगों की हत्या हो गई और इसके साथ साथ 6 लोग घायल भी हो गए, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और एक जर्नलिस्ट भी शामिल था, एक टीवी पत्रकार भी इसमें शामिल था। अब ये तो रिसेंट खबर हुई। अगर हिंसा के बैकग्राउंड की आप बात करें तो मणिपुर में पिछले साल 3 मई 2023 से लगातार आपको हिंसा देखने को मिल रही है और इस पूरी हिंसा की वजह से मणिपुर में अब तक 220 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोग मणिपुर में विस्थापित हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं। और ये जो 60,000 से ज्यादा लोग हैं, ये 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद से लगातार अभी तक शिविर कैंपों में रहते हुए नजर आ जाएंगे आपको। अभी तक जो है वो राहत शिविर कैंपों में रह रहे हैं। तो आप इनके बारे में सोच करके देखिए कि इन 60,000 लोगों को अपना घर छोड़ करके एक ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है जहां पर न तो बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, ना ही जीवन के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, ना ही वहां पर कोई रोजगार का अवसर है, ना ही वहां पर बेहतर खाना है, ना ही वहां पर बेहतर जीवन है। तो ये बेसिकली आपका हिंसा अपने साथ लेकर के आती है, जो घृणा होती है, जो बेसिकली एक दूसरे के प्रति हम घृणा रखते हैं, वो घृणा लोगों को कहां पर पहुंचा सकती है, ये हमें सोच करके थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया कि बेसिकली आपकी स्थिति क्या है, मणिपुर में क्या खबर है। अब एक बार मणिपुर के मैप को भी देख लिया जाए। पूरा ये हमारे भारत का मैप है। ये आपको नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका मिलेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्य आपको मिलेंगे, जिसमें से जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वो है मणिपुर। मणिपुर जो है, मणिपुर का बॉर्डर आपका इंटरनेशनल बॉर्डर से भी लगता है। मणिपुर अपना म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करता है। राज्यों की बात करें तो मणिपुर मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है, असम के साथ सीमा साझा करता है और नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। तो ये 3 राज्य हुए, नागालैंड हो गया, असम हो गया और मिजोरम हो गया, जिनके साथ सीमा साझा करता है। और चौथा जो स्टेट है, जो राज्य है, जो देश है, वो है आपका म्यांमार। ये हमने मणिपुर के मैप को एक बार यहां पर देख लिया है। बढ़ा जाए आगे। अब सबसे पहले मणिपुर का ये जो पूरा बैकग्राउंड है, जो पूरी हिंसा हो रही है, उस हिंसा को समझने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले हम मणिपुर में जातीय संरचना क्या है, एथनिक पूरी कंपोजिशन क्या है, कितने लोग कहां पर रहते हैं, उसको समझ लें। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी वजह से कहा जाता है कि मणिपुर की हिंसा में भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर की जो ज्योग्राफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब कई एक्सपर्ट्स की अगर आप सुनेंगे तो जब इस पूरी हिंसा की बात की जाती है, जब इस पूरी हिंसा के कारणों की बात की जाती है, तो मणिपुर को अक्सर जो है एक फुटबॉल के ग्राउंड की तरह दर्शाया जाता है। जैसे ये हो गया आपका फुटबॉल का ग्राउंड, यहां पर बेसिकली आपका स्टेडियम हो गया और ये बेसिकली वो मैदान है जहां पर फुटबॉल खेला जाता है। तो अब इसी तरह से मणिपुर को लेकर भी कहा जाता है कि मणिपुर भी 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्सा है आपका पहाड़ी इलाका, यानी कि हिल वाला रीजन जो है पूरा, और एक हिस्सा है आपका वैली वाला रीजन, यानी कि जो आपका घाटी वाला इलाका है। तो एक आपका मैदानी इलाका है और एक आपका पहाड़ी इलाका है। सबसे पहले मैदानी इलाके की अगर आप बात करें तो ये मैदानी जो इलाका है
ये मणिपुर के कुल इलाके का मात्र 10% हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा आपको इस वाले क्षेत्र में मिलेगा। और जबकि ये जो पहाड़ी इलाका है, ये मणिपुर की कुल ज्योग्राफी जो है उसका 90% हिस्सा कवर करता है। अब ये जो वैली वाला इलाका है, जो बहुत छोटा सा इलाका है, मात्र 10% इलाका है, वहां पर मणिपुर की मैतेई कम्युनिटी निवास करती है। और मैतेई कम्युनिटी की अगर आप संरचना देखें तो मैतेई कम्युनिटी मणिपुर की जो टोटल आबादी है उसमें से तकरीबन आपका 64% के आसपास जो है नजर आ जाएगी। तो 64% इनकी आबादी के आसपास है। इसके अलावा और यहां से आने वाले जो कुल विधायक हैं, आप याद रखिए यहां का जो क्षेत्र है वो मात्र 10% है, और यहां से आने वाले जो विधायक हैं वो 60 में से 40 विधायक, मणिपुर के जो 60 टोटल एमएलए हैं उसमें से 40 विधायक आपका इस एरिया से आते हैं, मैतेई कम्युनिटी से आते हैं। अब पहाड़ी इलाके पर आप आ जाएं, जो पहाड़ी इलाका है वो बेसिकली आपका ट्राइबल कम्युनिटीज का है, कुकी जोम कम्युनिटीज का है। और यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका कुल क्षेत्र का 90% है, और यहां पर तकरीबन 35% जनजातीय आबादी आपकी निवास करती हैं। और कुल एमएलए जो हैं उसके टोटल में से 20 एमएलए, 60 में से 20 एमएलए आपके पहाड़ी इलाकों से आते हैं। तो ये पूरा कंपोजिशन हुआ, जिस कंपोजिशन को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर मणिपुर की हिंसा को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब विवाद की मूल जड़ अगर आप देखें, बेसिक सा रीजन अगर आप देखें, तो बेसिक रीजन ये है कि मणिपुर में बेसिकली जो संसाधन है उनको लेकर के यहां पर विवाद हो रहा है। मणिपुर में रिसोर्सेस को लेकर के विवाद है, और विवाद इस बात को लेकर के है कि मणिपुर की जो मैतेई कम्युनिटी है वो अपने आप को शेड्यूल ट्राइब के तौर पर रिकॉग्नाइज करने की बात करती है, शेड्यूल ट्राइब के दर्जे की बात करती है। जबकि वहां की जो जनजातीय कम्युनिटीज हैं, जो कुकीजोम कम्युनिटीज हैं, वो मैतेई कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी से बाहर रखना चाहते हैं। तो वो इस डिमांड का विरोध करते हैं, और इसी मांग और विरोध के चलते मणिपुर में वर्तमान समय में आपको ये सिविल वॉर की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल, सबसे पहले तो हमने यहां पर संरचना की बात की, फिर विवाद को समझा। अब एक बार बात करते हैं कि ये जो शेड्यूल ट्राइब की मांग हो रही है, इस मांग का कारण क्या है, मांग क्यों की जा रही है। तो डिमांड को अगर एक बार आप समझे तो इसका जो इतिहास रहा है वो इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इतिहास की शुरुआत आपको 2012 के आसपास देखने को मिलती है। वहां पर एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम है मणिपुर अनुसूचित जाति मांग समिति, मैतेई कम्युनिटी का ग्रुप है। इस ग्रुप की ओर से सबसे पहले 2012 में मैतेई कम्युनिटी के लिए शेड्यूल ट्राइब के दर्जे की मांग की गई थी। अब यहां पर मैतेई कम्युनिटी की हमेशा से डिमांड रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारा जो समुदाय है उस समुदाय को सुरक्षा मिल सके, उस समुदाय को कंजर्व किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके, और हमारे समुदाय की जो पैतृक संपत्ति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, इन तमाम एलिमेंट्स को भी सुरक्षित किया जाए। जब तक हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिलता है तब तक इन तमाम चीजों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। और क्या तर्क दिए जाते हैं, तर्क ये दिया जाता है कि बेसिकली हमारी मैतेई कम्युनिटी जो है उसकी आबादी बहुत बड़ी है। हमने पहले भी देखा तकरीबन 64% लोग वहां पर निवास करते हैं। आबादी तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन हमें केवल कुछ छोटे से हिस्से में सीमित करके रख दिया गया, ऐसा मैतेई कम्युनिटी का कहा जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मैतेई कम्युनिटी को पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती है, वहां पर बसने का अधिकार नहीं दिया जाता। जबकि हमने यहाँ पर मैप पर क्या देखा, जो इनका इलाका है, जो मैतेई कम्युनिटी का इलाका है, वो बहुत छोटा है, मात्र 10% हिस्सा है। और एक बहुत बड़ा इलाका आपका पहाड़ी इलाका है जो कि कुकी जोम कम्युनिटी के अंडर आता है। तो अब कहा यह जाता है कि हमारी जो बहुत बड़ी आबादी है वो केवल इस छोटे से हिस्से में सीमित है, और यहाँ पर मैतेई कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पर बसने को जो है अलाउ नहीं किया जाता। उनको इस एरिया में रहना अलाउ नहीं है, ना तो वो यहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं, क्योंकि ये एरिया आपका शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आता है और इनके पास शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त नहीं है, और इसी वजह से ये शेड्यूल ट्राइब के दर्जे की मांग करते हैं। जनसंख्या में लगातार कमी की बात भी यहाँ पर की जाती है। जैसे अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, जैसे मैतेई कम्युनिटी की ओर से कहा जाता है कि 1951 से लेकर के 2011 का जो डेटा रहा, उस डेटा के बीच में हमारी जनसंख्या में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मणिपुर आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, और म्यांमार के कई जनजातीय लोग जो हैं वो आपका मणिपुर में प्रवेश कर जाते हैं। और कुकी जोम कम्युनिटी के क्योंकि जो रिलेशन है उनका वो बहुत बेहतर है, तो वहां पर लगातार आपको जो है मणिपुर में लगातार आपको माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, और मैतेई कम्युनिटी के लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। तो ये कुछ चिंताएं हैं, जिन चिंताओं के आधार पर यह कहा जाता है कि मैतेई कम्युनिटी के लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले हमने समझा कि दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए।
अब एक बार यहां पर बात करते हैं कि दर्जा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, इसके पीछे के कारणों को भी यहां पर समझ लिया जाए। कारणों की बात करें क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, तो एक तो सबसे बड़ा कारण यह है जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज की ओर से कहा जाता है, कुकी जोन कम्युनिटी की ओर से कहा जाता है कि मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी की जो पॉलिटिकल पावर है वो बहुत मजबूत है। राजनीतिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो उनकी बहुत मजबूत है। और जब आप बात करते हैं एजुकेशनल सिचुएशन की, तो उनकी शैक्षणिक स्थिति जो है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है। इससे पहले भी हमने बात करी कि वो जिस एरिया में रहते हैं वो मात्र 10% एरिया कवर करता है, लेकिन वहां से 60 में से 40 विधायक आपको देखने को मिलते हैं। तो 40 एमएलए वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि जो 90% एरिया है ट्राइबल कम्युनिटीज का, वहां से केवल 20 विधायक आते हैं। तो ये एक बड़ा डिवाइड यहां पर आपको ट्राइबल कम्युनिटी और मैतेई कम्युनिटी के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो एक तो ये रीजन दिया जाता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो उनकी बहुत बेहतर है। दूसरा ये कहा जाता है कि राज्य में मैतेई लोग जो हैं वो संसाधनों के मामले में बहुत सशक्त हैं, और अगर उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाता है और उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो पहाड़ी इलाकों में भी रह सकते हैं, तो फिर वो राज्य के जो आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनको अपने घरों से बाहर धकेल देंगे। इसके अलावा मैतेई कम्युनिटी को लेकर के ये भी कहा जाता है कि वो जो बात कर रहे हैं कि उनकी भाषा जो है, उनकी भाषा को सुरक्षित करना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कहा जाता है कि मैतेई कम्युनिटी की जो भाषा है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसके अलावा मैतेई कम्युनिटी के अधिकांश जो मेंबर हैं उन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के साथ साथ कई मेंबर्स को ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, कई मेंबर्स को ईडब्ल्यूएस का दर्जा मिला हुआ है। तो फायदा तो उनको मिल रहा है, इसके बावजूद भी वो शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्र राज्य के भौगोलिक हिस्से का लगभग 90% है, लेकिन राज्य में जब बजट पेश होता है और जब संसाधनों को आवंटित करने की बात आती है, तो अधिकांशतः जो पैसा है, अधिकांश जो संसाधन है, वो आपके राज्य की जो राजधानी है इम्फाल, उसके आसपास का जो इलाका है, जो घाटी वाला इलाका है, जो वैली वाला इलाका है, जो मैदानी इलाका है, वहां पर चले जाते हैं। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो पहाड़ी इलाका है, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत कम संसाधन, बहुत कम रिसोर्सेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये बेसिकली आपके कुछ रीजंस हैं जो मैतेई कम्युनिटी को संसाधन न दिए जाने के पक्ष में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे मामले को हमने पूरा समझ लिया है। अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा सवाल है कि मणिपुर निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत आसान सा सवाल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को इस वीडियो के बारे में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको इस तरह की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बेहतर वीडियोज़ आपकी यूपीएससी और आईएएस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और वीडियोज़ आपको जो है मिल सकें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।